I'm so sorry. I just logged off because I got a call from Gaurav. He is actually supposed to join me in from here, but he thought he could give me a call and join the live. But it doesn't work like that. So oh yeah, there he is. Yes, hi Gaurav. Just hold on. You have to send me a request to be in the live. Yeah, okay. You're in. Waiting for you. Yes. There you Hello, are. ma'am. So we are live now. Yes. Yeah. तो जैसे मैंने Okay. हाँ जी तो जी मैंने सब बेस प्रिपेयर करके रखा है. मैं उनको बोल रही थी कि भाई मैं खुद आज इतनी नर्वस हूँ कि मैं हिंदी में लाइव कर रही हूँ. अक्सर मैं इंग्लिश में ही सबका इंटरव्यू लेती हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, लेकिन ऑफिशियली हिंदी का उपयोग करना ये Yes. बहुत ही कठिन है. मतलब ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है. मैंने एक्चुअली पूरा दिन प्रैक्टिस किया है, कि मैं हिंदी में क्या क्या शब्द का उपयोग करूंगी. मैं बहुत ही अपने आप पे क्या बोलते हैं, मैं रोकूंगी खुद को अंग्रेजी शब्द का उपयोग करने से रोकूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है. डेफिनेटली आप देखिएगा जब हम लाइव करेंगे तो बहुत टाइम ऐसा होगा कि हम इंग्लिश में ही बात कर रहे होंगे. मतलब तो आधे ये से होता है ज्यादा क्योंकि वर्ड्स तो इंग्लिश होते हैं. ये डेफिनेटली. और ये क्या हो गया कि हमारी ये हैबिट हो गई है. हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम इंग्लिश में ही रिप्लाई करते हैं, इंग्लिश में चीजें सुनते हैं. तो वो एक क्या बोल सकते हैं, वी कैन से नेचर एक बन गया है हमारा कि वैसे ही रिस्पॉन्ड करना. सही बात है, सही बात है. मतलब हमारे माइंड में एक डिवीजन हो गया है कि जब हम दोस्तों से बात करते हैं या हम अपनी फैमिली से बात करते हैं तो हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Yes. लेकिन जैसे ही कुछ ऑफिशियल होता है, जैसे कोई प्रेजेंटेशन होता है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई मीटिंग होती है, तो अचानक हमारे अंदर वो अंग्रेज बाहर निकलता है. अंग्रेजी का भूत आ जाता है हमारे भूत आ जाता अंदर. है. और फिर डेफिनेटली. प्रॉब्लमेटिक चीज है कि लोगों को, मतलब भले ही उनके अंदर कितनी भी कला गुण कितना भी भरा हो, कूट कूट के भरा हो, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी उपयोग करने का उनका जब मौका आता है तो अचानक से उनका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से जीरो हो जाता है. मतलब भले ही उनका बहुत कुछ है, लेकिन जब अंग्रेजी यूज करना है तो फिर उनका पूरा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब कि पूरा उनका संतुलन बिगड़ जाता है. पूरा निकल जाता है कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली मैम. जनरली ये होता है कि हम लोग ऐसे तो बोलचाल की भाषा में जब भी हम इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में जब भी हम लोग लाइव है या हम लोग चैट कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम हम इंग्लिश यूज करते हैं, है ना. बट जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो प्रेजेंटेशन में हाँ जी. जो प्रेजेंटेशन का जो प्रेशर होता है वो प्रेजेंटेशन का प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वी आर कंफ्यूज समटाइम कि हमें हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, कैसे रिप्लाई करना है, क्या वो करना है. क्योंकि उस समय हम ये नहीं देखते कि हमें क्या प्रेजेंटेशन देना है, हम ये देखते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है. और मैक्सिमम टाइम जब हम अंग्रेजी में कैसे देना है, मेन मतलब तो ये है कि अंग्रेजी में वो है मेन वो है. अच्छा, पहले तो जैसे जो आज पहला प्रश्न. ये मैम आपका वॉइस थोड़ा सा कट के आ रहा है. मेरा पूरा नेटवर्क है, शायद आपके यहाँ से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा. मे बी. यस मैम, प्लीज. तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न ये है कि इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं. मुझे तो वही नहीं मालूम है कि इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं. तो इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार. साक्षात्कार. मैं पहली बार सुन रही हूँ ये वर्ड. डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्योंकि जी बिल्कुल साक्षात्कार जो होता है कि जब हम पर्सनल जैसे हिंदी में बोलते हैं ना एक यस जब बोलते थे ना हिंदी में कि हम साक्षात देखे, हम लोग साक्षात मिले, इट मीन्स फेस टू फेस. जब आप फेस टू फेस साक्षात मिलते हैं किसी से तो उसे बोलते हैं साक्षात्कार. अच्छा. जो इंटरव्यूअर होता है वो साक्षात्कार करता.
ओके, करता साक्षात्कार मीन्स कर। उसकी एक प्रोसेस करता, वो प्रोसेस को साक्षात्कार करता बोलते हैं। ओहो। तो इंटरव्यू का ये डिफिकल्ट है बहुत सारे लोगों को। मैक्सिमम हम लोग ये क्वेश्चन मैंने कई बार हिंदी में पूछा है लोगों से कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि रिप्लाई नहीं कर पाते कि क्या बोलना है, क्या पता ही नहीं होता है। मैंने और पहली सेकंड बार चीज फिर सुना है इंटरव्यू, ये। और यस यस मैक्सिमम लोगों के साथ में ये। एंड हम लोग जब भी इंटरव्यू करने जाते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम्म, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन ही जब हम उनसे पूछना चालू करते हैं तो वो हम्म, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने कई बार पूछा है कि इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो बोलते कि सर हम लोग थोड़ा सा हिंदी में कंफर्टेबल है। तो मैं उनसे पहले ही पूछता हूँ, अच्छा हिंदी में कंफर्टेबल है आप, तो चलो इंटरव्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में वो बताइए। यही कभी तो है कभी ना। डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ही कुछ ऑफिशियल आता है तो हम इमीडिएटली इंग्लिश में सोचना, अंग्रेजी को महत्व देते हैं। जैसे ही कुछ दोस्तों के साथ है, यहाँ वहां जाना है, घूमना है, बोलना है, इंटरेक्शन करना है, तो हिंदी ठीक है। पर जैसे ही, यस यस डेफिनेटली। हाँ, तो और कैंडिडेट को क्या बोलते हैं? कैंडिडेट को वैसे इसको हम लोग जो प्रतिभागी प्रतियोगी मतलब इसके अलग अलग वर्ड्स है। मतलब जैसे इंग्लिश में होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो राइट, इसके भी अलग अलग है। करेक्ट, राइट। यस तो आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर जी किसी को जैसे छोटे छोटे टाउन्स से लोग बहुत ही टैलेंट, आजकल टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यस कोई भी कमी नहीं है। तो जब आप इन सारे बच्चों से जुड़ते हैं, तब आप जी उनको क्या टिप्स देते हैं? मतलब कि ठीक है, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, उससे आगे बढ़िए, तो आप क्या टिप्स देते हैं ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए और वो अच्छे से वो साक्षात्कार प्रयोग में भाग ले सके? डेफिनेटली मैम। जब भी हम लोग स्टूडेंट से मिलते हैं, मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है स्टूडेंट्स का वो ऐसे ही बच्चों से होता है जो बहुत जिनको एक्सपोजर नहीं है हिंदी के बारे में, बहुत हम्म, ज्यादा सॉरी इंग्लिश के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। वो अपनी वर्नाकुलर जैसे हिंदी हो गई, हम महाराष्ट्र में है तो मराठी जो लैंग्वेज है, इंटीरियर्स में मराठी ज्यादा चलती है, तो वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ में। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में इवन की जब वो सर्च करते हैं यूट्यूब में कि वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन कैसे दे या फिर कोई भी क्वेश्चंस को लेकर के, जब भी वो यूट्यूब वगैरह करते हैं तो उन्हें मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि वहां पे जो रिप्लाई हो रहे हैं वो इंग्लिश में हो रहे हैं। तो हम्म, उन्हें ये लगता है कि जब भी अगर हम रिप्लाई करें किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करें हम्म, अगर हम इंग्लिश में करते हैं तो वो उसका ज्यादा क्या बोल सकते हैं प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा उसका बहुत ज्यादा, और वो इम्प्रेसिव लगेगा। लेकिन हर बार ये नहीं होता है कि आप अगर कोई भी चीज इंग्लिश में बोल रहे हो तो वो इम्प्रेसिव हो। राइट, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कस्टम कहाँ से लेकर के आया गया है कि जब भी आप इंटरव्यू लो तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये एक क्योंकि मनोस्थिति हो गई है। मतलब ये हमारे जी दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि बस हमें अंग्रेजी में ही इंटरव्यू देना है। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली। और ऐसा भी है, ऐसा भी लगता है जैसे कि हम अगर अंग्रेजी अगर नहीं जानते तो हमें बड़ी बड़ी कंपनियों में तो चांस मिलेगा ही नहीं। ऐसा ऐसा एक माइंडसेट हो गया है। डेफिनेटली ये एक माइंडसेट बन गया है कि अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मैंने मैंने एक कोट मतलब शायद फेसबुक पोस्ट में ही मैंने रिप्लाई किया था कि हम्म, इंग्लिश दुनिया में बोली जा नेटवर्क इश्यू। यस, हाँ बोलिए, आपका आई नेटवर्क थिंक। इश्यू है थोड़ा सा। तो मैंने ये कहा था आपके उसमें पोस्ट में भी मैंने लिखा था कि इंग्लिश जो है दुनिया में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है, वो पूरी दुनिया नहीं है। लेकिन नहीं, हम स्टूडेंट्स के साथ हमारे साथ में ये हो गया कि हम लोगों ने मान लिया कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। इसके इसके अलावा आपका डोमेन नॉलेज कितना अच्छा है, आप में कौन सी स्किल्स अच्छी है, आप कौन सी चीजें अच्छी कर सकते हैं, आप जब ये Absolutely. प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका इंग्लिश की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। इवन कि बराबर। जब मैं खुद इंटरव्यू लेने के लिए जाता हूँ, मैं पैनल का पार्ट होता हूँ, तो मैं ये कई बार करता हूँ कि मुझे बोला जाता है कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेना।
राइट। तो उसमें चीज को मैं साइड रखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जो मेरा कैंडिडेट आया है, कहीं सिर्फ मैं उसके ऊपर इंग्लिश का प्रेशर डालूंगा तो हो करेक्ट। सकता है कि जो उसे मेन चीज आती है वो भी ना परफॉर्म कर पाए। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये होता है कि सबसे पहले मैं उनको कंफर्ट करूं, कंफर्ट जोन में लेकर के जाऊं कि आप कैसे है, क्या है, और जो जनरल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करते हैं, उनको कंफर्ट जोन में लेकर के आते हैं। जैसे वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, दे आर रेडी टू स्पीक, कि अब वो अपने डोमेन के बारे में बात कर सकते हैं कि उनके स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है। एंड देन रेदर देन टॉकिंग इन इंग्लिश, कि मतलब पूरा इंग्लिश में एकदम वो कर दिया जाए, थोड़ा हिंदी इंग्लिश करके हम लोग उनको कंफर्टेबल करते हैं, देन वी स्टार्ट। तो राइट। जो आपने कॉन्फिडेंस की बात की थी, कॉन्फिडेंस के लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। और जो आपने बोला कि जो इंग्लिश में जो स्टार्ट होते हैं, इसमें कहीं हमारी एक गलती हमारे रेज्यूमे में होती है, जो हम आने वाले समय में बात करेंगे। राइट। पर अच्छा, और एक प्रश्न मेरे जी। दिमाग में है कि जब आप इनको, अच्छा, आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देते हैं, राइट? आप डेफिनेटली मैम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ये सब आप वर्कशॉप्स वगैरह आप यस। करते हैं, तो कौन से वैसे टिप्स हैं जो आप देते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करते हो, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े? मतलब ठीक है, स्किल सेट पे आप कंसंट्रेट करो, ये बात तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब जैसे सूट पहन लिया तो अंग्रेजी आनी तो मतलब आना बनता ही है, मतलब आपको आना ही चाहिए। अगर आपने सूट पहना और आप हिंदी बोलते हो तो मतलब इट्स नॉट एज पर द इमेज। तो यस, इसको डेफिनेटली। ब्रेक करने के लिए आप क्या शेयर करोगे आज आप हमारे साथ? आप देखिए, पहली बात जो आपने बोला कि बच्चों को प्रिपरेशन वगैरह कैसे करना चाहिए, तो हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उनका प्रैक्टिस। कि जो आप प्रैक्टिस का एक सेट जो बनाते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वो मतलब प्रेजेंटेशन के समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप वो हिंदी के लिए कर रहे हो, अगर कोई कंपनी जैसे अगर इंग्लिश में ही उनका डिमांड है, इंग्लिश के लिए भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हो तो आप प्रेजेंटेशन ज्यादा करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। ठीक है। अब प्रैक्टिस का ये मतलब आता है कि सेकंड क्वेश्चन जो आता है प्रैक्टिस से लेकर के, अगर सर हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं तो वो नेचुरल नहीं लगता, तो ऐसा लगता है कि आपने जो भी परफॉर्मेंस है हाँ। वो प्रैक्टिस है। हाँ। तो इसमें हमारे से जो मिस्टेक होती है ना, हम क्या करते हैं, हाँ। यस सही यस, बात जो है। रट्टू तोता वाली बात होती है। तो इसमें इसका सबसे इजी है कि आप जो नोट्स होते हैं ना, कई बार ऐसा बच्चे बोलते हैं कि यार अपना इंट्रोडक्शन रेडी करो। तो इंट्रोडक्शन रेडी करने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं गूगल करते हैं इंट्रोडक्शन, वहां से एक अच्छा सा फॉर्मेट जो लगता है वो निकाल लेते हैं, एंड देन उसमें फिलअप कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डालते हैं, अपना नाम नंबर वगैरह डाल देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट कि उसको फिर वो रट्टू तोते की तरह याद करना चालू कर देते हैं। एंड देन वो परफॉर्मेंस प्रेशर में जैसे ही सामने आते हैं, सब कुछ खत्म। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा ही इतना एम्फोसिस होता है अंग्रेजी पर। इवन जो कंपनी वाले, जो एचआर वाले रहते हैं, वो इतना मतलब ऐसा इट्स अ गिवन कि इंटरव्यू अगर है तो वो अंग्रेजी में होगा। तो ये अच्छा नहीं होगा कि जब आप रेज्यूमे डाल रहे हो तभी आप जो आपका कवरिंग लेटर है, वो कवरिंग लेटर में अगर हम लिख दें कि हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी में ज्यादा आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे और हम अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि रिक्रूटर्स ये चीज को अप्रिशिएट करेंगे? डेफिनेटली मैम। और इसमें सबसे बड़ा जो डर होता है ना, वो हमारे साइड से होता है कि जैसे अगर मेरे पास में जॉब नहीं है, मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं किसी भी ऐसी चीज के लिए अप्लाई करता हूँ और मैं पहले ही वहां पे ये चीज मेंशन कर दूं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बन जाएगा, ऐसा ना हो कि मुझे कॉल ही ना आए इंटरव्यू का। ये भी एक डर होता है। इसीलिए मैंने जो सही बोला था बात है। रेज्यूमे वाला जो मैंने पार्ट छोड़ा था, तो अभी मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। रेज्यूमे में हम देखिए हमारी लैंग्वेज हम लोग मेंशन करते हैं, 3 लैंग्वेज मेंशन करते हैं। इंग्लिश, जैसे जो हम लोग हिंदी मराठी, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ऐसे 3 चेक मार्क्स बनाते हैं और उसके ऊपर चेक कर देते हैं। रेदर देन डूइंग दिस, इसको करने से अच्छा आप ये चीज कर सकते हैं कि आप सबसे पहले डालिए हिंदी, ठीक है, सेकंड में डालिए इंग्लिश, एंड मतलब ये सेकंड में इंग्लिश या मराठी जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज है वो डालिए। एंड देन अगर आप प्रेफरेंस ऐसा सेट कीजिए, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोल सकते हैं, तो इंग्लिश को फर्स्ट में रखिए। और वहां पे जब आप ऐसा रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये मतलब ऑलमोस्ट कि वी कैन से एक हम ये बोल सकते हैं यार आपको पता है कि आप लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, रेदर देन राइटिंग दिस, आप ये कर सकते हो कि आप वहां पे डाल सकते हो
एवरेज, गुड और फ्लुएंट, राइट। राइट? मतलब तो यू आर आपने पहला प्रेफरेंस, यस, प्रेजेंटेशन कि आप डिस्क्लोज कर यस, रहे हो कि हम किस लैंग्वेज में ज्यादा जी, कंफर्टेबल हैं। जैसे राइट। आपने लैंग्वेज डाला, अभी फर्स्ट मैम आपने प्रेफरेंस सेट किया, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट आपने सेट किया कि आपने डाला हिंदी, हिंदी में डाला आपने फ्लुएंट, ठीक है? आपने डाला कि आपका मराठी भी है, आपने उसमें भी डाल दिया फ्लुएंट, लेकिन आपने इंग्लिश में डाला और इंग्लिश में लिखा एवरेज थर्ड नंबर पे। सामने वाला जो जो रेज्यूमे आपका जो चेक कर रहा है, उसे खुद ही पता चल जाएगा कि आपको वहां पे वो कर रहे हैं। और अगर बाई चांस वो इंग्लिश में बात करता है या वो बोलता है कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे हो, आप सीधा बोल सकते हो डायरेक्टली विद कॉन्फिडेंस कि सर मैंने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है कि इंग्लिश जो है मेरी एवरेज है और मैंने उसका थर्ड प्रायोरिटी में थर्ड सेट किया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रायोरिटी में हम सेट करते हैं वो इंग्लिश की कर देते हैं, सेट करते हैं। और उसके बाद में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तीन जो हम लोग रेज्यूमे के भी हम लोग ऑटोमेटिक डाउनलोडेड फॉर्मेट यूज करते हैं, तो उसमें जो जैसा आया हम लोग वो करते हैं। राइट। सो रेदर देन डूइंग दैट, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि सर मैंने तो अपने रेज्यूमे में, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने रेज्यूमे में मेंशन किया कि आई एम एवरेज, मैं एवरेज हूँ इंग्लिश में, राइट? हिंदी में मैंने बोला है फ्लुएंट है, तो चलिए हिंदी में वार्तालाप करते हैं। राइट, सही बात है। इनफैक्ट वो मुझे लगता है वो रिक्रूटर ही नर्वस हो जाएगा कि अरे ये तो हिंदी में बात करने लगा है, तो मैं मेरे प्रश्न कैसे फ्रेम करूं हिंदी में मेरे जैसे। नहीं, डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है, आप उनको, जैसे जब आप बोलते हैं कि आप एक एवरेज इंग्लिश जानते हैं, इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं इंग्लिश और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी सकते हैं, है ना? तो जैसे आपको लग रहा है कि अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं, रिप्लाई कीजिए, हिंदी में रिप्लाई कीजिए। सेकेंड और थर्ड टाइम लैंग्वेज का ये रूल है मैम, बहुत सारे लोगों को ये रूल नहीं पता है। लैंग्वेज का एक रूल है, सामने वाला अगर आपसे बात करना इंग्लिश में स्टार्ट करे तो पहले उसको इंग्लिश में आप रिप्लाई कीजिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं, अगर आप हिंदी में रिप्लाई करते हैं तो उसको अपनी लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में आना पड़ेगा। ये रूल है मैम। राइट। अगर जैसे मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ, नमस्ते मैम आप कैसे हैं, तो आपको मुझसे, आपको ये आई एम गुड आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हिंदी में ही जवाब देना होगा। तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैम। सही बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे फ्रैंकली बताइए, हाँ, कि अगर आप रिक्रूटर हैं मान लीजिए, ठीक है जी, आपके पास कैंडिडेट्स आए हैं, समझिए 10 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 7 लोगों ने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दिया है और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से जानते हैं और एकदम फ्लुएंटली उन्होंने अपने इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट किया है। 3 जो है बेचारे वो हिंदी में कंफर्टेबल है, वो इंग्लिश में एवरेज है। तो एज अ रिक्रूटर क्या आप ये 3 कैंडिडेट्स पे फोकस डालेंगे, मतलब कि इंग्लिश आना और इंग्लिश नहीं आना, ये जो 2 चीजें हैं, मतलब बाकी स्किल सेट सेम है लेकिन इंग्लिश, एक 7 ने इंग्लिश में दिया है, 3 लोगों ने, मतलब वो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाए और हिंदी में दिया है, तो क्या इसका चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? मैम देखिए, जनरली जो लोग करते हैं इसका प्रभाव लोगों के ऊपर तो पड़ता है, लेकिन अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली नॉट। मेरे लिए प्रेफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं जनरल एज अ जनरल रिक्रूटर, मतलब रिक्रूटर्स एज अ जनरल रिक्रूटर डेफिनेटली इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर मेरी कंपनी में अभी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंग्लिश अच्छी बोल लेता है या नहीं, मुझे फर्क पड़ता है कि वो कितना अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता है, उसका कंप्यूटर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, उसके डिजाइनिंग स्किल्स कितनी अच्छी, क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। रेदर देन चेकिंग कि मैं उसका इंग्लिश चेक करूं कि तेरे को पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस और ये और वो आता है नहीं, यार जनरल इंग्लिश आती है नहीं, मैं ये कोशिश करूंगी कि यार आप मुझे कोरल ड्रॉ में वर्क करके दिखाओ, इलस्ट्रेटर में वर्क करके दिखाओ, फोटोशॉप आप जानते हो क्या, मैं इस पे बात करूंगा रेदर देन कि यार मतलब मैं इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं करूंगा। तो मेरे लिए प्रेफरेंस होगा। और बहुत सारी, मैं ऐसी कई बड़ी कंपनीज को जानता हूं जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जिनमें आपका डोमेन नॉलेज और आपका स्किल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी इंग्लिश नहीं। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप एनवायरमेंट में रह करके धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे आप एनवायरमेंट में जाते हैं, मैं जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था एक रेपुटेड कॉलेज में,
तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था। मैं इंग्लिश बोल लेता था लेकिन मैं उतना ज्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलता था। लेकिन जब मैं उस वहां पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, मैंने सारी चीजें, मैंने मेरा इंटरव्यू हिंदी में दिया था। अच्छा। तो मैंने मेरा इंटरव्यू हिंदी में दिया था और मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने मतलब एक ही दिन में 3 इंटरव्यू भी क्रैक किए थे। मतलब मैं इसीलिए मुझे अच्छे से याद है कि 5 जून का वो दिन था और मैंने वो ब्रेक किया था। एंड मैं जब वहाँ पे था तो मैं कंफर्टेबल था। मैंने उनको मतलब जो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे जो बॉस बने थे, उनको मैंने क्लियर बोला था कि सर जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि मैं एज ए ट्रेनर हूँ और एज अ ट्रेनर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी जो बच्चे आते हैं वो ऐसे क्या बोलते हैं इंटीरियर पार्ट से भी आते हैं। तो मुझे उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में आना और उनसे कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा करेक्ट। नहीं होगा कि मैं बस इंग्लिश बोल के अपना कोर्स खत्म कर दे रहा हूँ। राइट। कोर्स खत्म करने से बेटर है कि मैं उनको समझा पाऊँ। अगर मैं 10 टॉपिक में से भी हिंदी बोल करके अगर 5 समझा पाता और इंग्लिश बोल करके 1 समझा पाता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरा सक्सेस रेट किस में ज्यादा है। तो करेक्ट। डेफिनेटली मैम, अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं मैं जिनको जानता हूं जहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी वर्क कर रहे हैं जो इंग्लिश के साथ बहुत ज्यादा उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका मतलब पाइथन लैंग्वेज के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत लोग काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेबसाइट डिजाइनिंग में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सोच बदल रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक दौर था जब भी रिक्रूटर्स काफी जोर, और ये मतलब सिर्फ लोगों के मन में उभरी हुई चीज नहीं है, ये फैक्ट था कि रिक्रूटर्स प्रिफर करते थे कि अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए। जब अंग्रेजी जी अच्छी जी आए, ये पर्सन नॉलेजेबल है, ऐसा मतलब ऐसा एक एक क्या बोलते हैं, ये सोच कि अंग्रेजी अच्छी है तो उसका स्किल सेट भी अच्छा होगा, यू नो जी। ये। मुझे 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 ये समझ में नहीं आता मैम कि हम इंग्लिश बोल करके किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 6% तो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं हम्म। परफेक्टली फ्लुएंटली, हम्म। सिर्फ 6% लोग। हम ये 6% लोगों के लिए क्यों, बाकी के जो 94% है और 10% लोग ऐसे हैं जो टूटी फूटी इंग्लिश या काम चलाओ इंग्लिश जो बोल सकते हैं ना, जो हमारे कॉर्पोरेट में अभी चलती है। हमारे कॉर्पोरेट में भी मैक्सिमम जो इंग्लिश चलती है वो टूटी फूटी और जो प्रैक्टिकली सीखते हैं वो इंग्लिश चलती है। बहुत ही कम 6% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सिर्फ हम ये 6% को कॉन्सेंट्रेट करके ही क्यों हम लोग सोचते हैं, क्या इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है? टैलेंट बहुत है इंडिया में। आप अभी अभी आपने देखा होगा कि इवन की लॉकडाउन के समय भी इतने फास्ट हमने चीजों के साथ में डील किया, इतने जल्दी हम लोगों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजीज लेकर के आ गई। और आप जितने भी इनोवेशन देखते हैं वो गांव में देखते हैं कि गांव में बनी साइकिल, गांव में बना ये, गांव में बना वो। तो उनको तो इंग्लिश नहीं आती, बट स्टिल उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश ही जानते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये सोच बदलनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे डेवलप होता है लोगों में अगर जी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, और ये सही बात नहीं है। अ, जी और लोग भी एडमिट करने को डरते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो नहीं आती है। एक हमें जी भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई हमको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर हमको अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या हमारी दुनिया खत्म नहीं हुई है? हम नहीं, हमारी भाषा तो बोल ही और रहे हैं। तो डेफिनेटली द और इम्पोर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट कि ओके, इफ आई डोंट नो इंग्लिश, वेल एंड गुड, मैं हिंदी में बात करूंगा या करूंगी, वट एवर, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट। एंड देन अगर आप खुद को कॉन्फिडेंटली ऐसे बताएं दुनिया के सामने कि हाँ ठीक है मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो लोग भी आपको उस हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम खुद ही बोलेंगे नहीं यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा ऐसा एक दुनिया का नहीं, रिवाज आपने है। जो बोला एक एक जो एक्सेप्ट करने वाली बात है, तो डेफिनेटली अगर आप कोई लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हो, अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो और उसके ऊपर में एक्सेप्ट करने का मतलब सीखने का पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना।
जी बिल्कुल। सीखने का पहले कि अगर अगर मैं एक ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ कि नहीं मुझे आती है तो मैं उस चीज को सीखने की कोशिश ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं आती, मैं आज एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि चलो मुझे ये चीज नहीं आती, तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया। सबसे पहले तो एग्जैक्टली, कॉन्ग्रेचुलेशन है उस बात के लिए एग्जैक्टली। कि फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया कि आपने चीजें एक्सेप्ट की, यार ये मुझे नहीं आती। एंड सेकंड थिंग, आप उससे हेल्प मांग सकते हैं। जैसे देखिए मैंने जो किया था, मेरे साथ में जो कंफर्टेबल थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्योति मेरे साथ जी कोई बोल रही प्रॉब्लम। है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सेल्फ यस, कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, मैं अपना पॉइंट फिनिश करता यस। हूँ। सो जैसे मैं जब मैं न्यू जॉब में गया था, मैंने ज्वाइन किया, तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था। मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश के साथ में, तो मैंने वहां पे जाकर कि उनको बोला कि यार मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता हूँ इंग्लिश के साथ में। अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं कहीं गलती करता हूँ ना, तो मुझे नेक्स्ट टाइम बताना कि ये सेंटेंस ऐसा नहीं होता, या हाँ। ये सेंटेंस ऐसा होता है, या इसकी जगह पे अगर आप ये यूज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता। तो अब क्या हो गया कि जो मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने इस चीज को बहुत पॉजिटिवली ले लिया, क्योंकि मैंने उनको बोला। एब्सोल्युटली, रेदर एब्सोल्युटली। देन आप हाइडिंग योर, कि आप छुपाने के बदला आप हेल्प मांगो। आप हाँ। कोई चीज को अगर सीखने के लिए, अगर मैं आपके पास में आता हूँ कि मैम मुझे ये चीज आनी चाहिए, मुझे ये सीखना है, और आप मुझे बोलेंगे डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन अगर मैं वो छुपाऊंगा छिपाऊंगा तो आप भी उसके बारे में गॉसिप करेंगे या बात करेंगे, एक जनरल टर्म्स में मैं बात कर राइट, रहा हूँ। तो राइट, आप उस चीज को एब्सोल्युटली। एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि यार नहीं। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आपको करेक्ट करते हैं कि आप जब कुछ लिख रहे हैं तो करेक्ट करते हैं कि नहीं यहाँ पे ये वर्ड डाल दो, आपका ये बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा, या बोलते समय ये यूज करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप तो खुद को इसको जैसे प्रोजेक्ट करते हो, दुनिया वैसे आप वैसे रिएक्ट करती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल रिएक्ट करेगी, वैसे ही रिएक्ट करेगी, और आपको वैसे ही करना पड़ेगा। एंड अगर हम ज्योति जी का सवाल लेते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो मैम मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस भी आपका सेल्फ प्रिपेयर नोट्स से होनी चाहिए। आप नोट्स खुद प्रिपेयर करें, रेदर देन कि आपने गूगल किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, उसको मदद किया। तो आप जब खुद के नोट्स करते हैं, तो इसका सबसे इजी तरीका है, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर किसी भी जैसे मुझे 10 मिनट के लिए कहीं मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है, कि मुझे 10 मिनट के लिए आपको कोई भी टॉपिक दिया है, तो मैं उसका पूरा टॉपिक रेडी कभी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, उसके 3 बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो कर लेता हूँ, कि मैं इन 3 बुलेट पॉइंट के बारे में क्या बात करूंगा, है ना, कि करेक्ट। कौन कौन से बुलेट पॉइंट होंगे। रेदर देन जैसे अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे किसी एक मोबाइल प्रमोशन के लिए बुलाया गया है, तो मैं, हो सकता है मेरे 3 बुलेट पॉइंट होंगे कि मैं उसकी कैमरा क्लियरिटी की बात करूं, मैं उसके बैटरी बैकअप की बात करूं, सेकंड थर्ड हो सकता है मैं परफॉर्मेंस की बात करूं। अब मुझे पूरा स्पीच याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। मैं जाऊंगा, मेरे 3 पॉइंट्स कौन से थे, ओके, कैमरा कैमरा का क्लियरिटी इज वेरी गुड एंड फाइन एंड ये और वो, मैंने इससे पिक्चर लिया एंड दैट ऑल। बाकी बैटरी के बारे में मैं 48 घंटे से यूज कर रहा हूँ, 24 घंटे से यूज कर, परफॉर्मेंस होता है। तो मुझे यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, और 10 मिनट तक के मैं एक्सपांड कर सकता हूँ चीजों को। करेक्ट। अगर जैसे ये आपको 1 घंटे के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप 7 से 9 पॉइंट प्रिपेयर कीजिए, 9 से राइट। ऊपर कभी पॉइंट मत लेके जाइए। तो ऐसा ही जैसे आपको जितने देर बोलने के लिए या जिस भी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए बुलाया जा रहा है, वैसे प्रिपेयर कीजिए। करेक्ट, वो तो बहुत ही जरूरी है, ना कि फोकस करना है कि हमें कौन सी भाषा में बोलना है, पर हमारा जो मेन मेन फोकस जो है उसको हाईलाइट करना है, ना कि जी कौन सी भाषा में हम ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं या बता रहे हैं। एग्जैक्टली आप कैसा, ये किसने बताया है, आप कैसा एटीट्यूड रखते हैं उस पर सबसे पहले आपको जज किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली। योगिता, जो आपका योगिता ने ये किया है, एंड योगिता जो आपने बोला है कि डेफिनेटली आप जैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से आपको जज किया जाता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप अपनी फील्ड में, कोई भी फील्ड में आप काम करें, जिस भी फील्ड में आप छोटा काम करें, काम कोई छोटा हो या बड़ा नहीं होता। अगर आप अपनी सक्सेसफुल हैं, अपने आप को सिंपल भी प्रेजेंटेशंस करते हैं, तो मेन आपका एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड वी कैन से, कि जो आप लोगों से जैसा आप व्यवहार करते हैं, जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वैसी ही आपकी इमेज बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज रतन टाटा को देखते हैं, रतन टाटा का अगर आप ड्रेसिंग सेंस देखो तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, बट उनका नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। मैंने जब भी उनको बात करते हुए देखा है, वो हिंदी में बात करते हैं और वो इजी कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ में। इवन मार्क जुकरबर्ग को आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल लिविंग है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका अटायर सिंपल है या आपका प्रेजेंटेशन सिंपल है तो आप क्या बोलते हैं, मतलब आपका उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारी ये मानसिकता जरूर है
मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मानसिकता जरूर है कि अगर हम किसी भी वेल ड्रेस्ड पर्सन को देखते हैं और हमें तो लगता है कि यार नहीं ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल होगा, लेकिन राइट। डेफिनेटली मैं ये इस चीज पे यहाँ बोलना चाहूंगा कि एक वेल ड्रेस्ड होना, वेल ग्रूम होना नॉलेज की निशानी नहीं है। नहीं आपका भाई, क्या क्या बिहेव कर, आपका डोंट जज नेचर, बुक आपका बाय इट्स बिहेवियर, कवर। करेक्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली आपका नॉलेज, आपका आपका प्रेजेंटेशंस, आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और या एब्सोल्युटली। देखिए कैसा होता है ना कि जब भी आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं वो आपकी एक इमेज बना लेता है। ये होता है टोटल 45 सेकेंड्स में। ये जो बोलते हैं ना, जो इंट्रोडक्शन जब आप देते हैं तो 45 सेकेंड्स में होते हैं। तो जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स होते हैं, फर्स्ट 10 to 15 सेकेंड्स वो आपको जज करता है। जब हम किसी भी पर्सन को देखते हैं ना, वो जज करता है। सेकेंड 16% के बाद जो है वो श्योरिटी, मतलब उससे रिलेटेड प्रूफ जमा करने की कोशिश कर रहा है कि ओके इसमें एटीट्यूड है या हम्बल है या काइंड है, वो प्रूफ जमा करता है। एंड 45 सेकेंड में वो स्टैम्प कर देता है उस चीज को कि नहीं ये पर्सन ऐसा ही है। और वो जो इमेज बिल्ड होती है फिर वो कैरी करता है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि उस 45 सेकंड में हम अपनी पॉजिटिव इमेज वहां पे एक्सप्रेस कर पाए या हम लोगों ने कैसा इमेज वो किया है। क्योंकि अगर पॉजिटिव किया है देन वेल एंड गुड, बट अगर किसी भी प्रकार से एक नेगेटिव, बाई चांस अगर नेगेटिव इम्पैक्ट चले गया, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि जहाँ पे आपको दे करके उसको प्रूव करना होगा कि नहीं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपके साथ कर रही हूँ हिंदी के लिए। अभी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, राइट? जी। अभी जो भी रिसर्च जितना भी हुआ है, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, उस हिसाब से हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। तो आप बिल्कुल। हमें बता सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, हिंदी का महत्व बढ़ रहा है, और क्या क्या लोग मतलब कर सकते हैं हिंदी के साथ, मतलब इवन नॉट नोइंग इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं आती लेकिन सिर्फ हिंदी के साथ क्या क्या कर सकते हैं? जी देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं कभी भी ये बोलता हूँ कि जो चीजें ट्रेंडिंग होती है ना, कभी भी उसके ऊपर में एक ऑब्जर्वेशन हमारा रहना चाहिए। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल यूथ के बीच में क्या ट्रेंडिंग है, जैसे मान लीजिए कि एक यूट्यूब ट्रेंड कर रहा है अभी, ठीक है। यूट्यूब में जब भी आप वीडियो जाकर के सर्च करेंगे तो वहां पे डैश हिंदी लिखा रहता है या हिंदी। तो हम जब भी वीडियो सर्च करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में, हिंदी, राइट। तो जब आप चीजें ऐसी, मतलब कैसा था ये, आप इससे आपको ट्रेंड पता चलता है कि अभी जो ट्रेंड है हिंदी में। आप देखिए मैं कई बड़े यूट्यूबर्स है जैसे टेक्निकल गुरुजी जो गैजेट्स का रिव्यू करते हैं, है ना, वो हिंदी में ही अपना रिव्यू देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो हिंदी यूजर्स ज्यादा हैं और वो हिंदी ज्यादा समझती है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने हिंदी में चालू किया। तो अभी वेब सीरीज आप देख लीजिए, मैक्सिमम वेब सीरीज जो आ रही है हिंदी में आ रही है, जो बॉलीवुड सबसे पहले ट्रेंड को वीकेंड से कि वो चीजों को ले लेता है। तो अभी हिंदी का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। और हाँ, जैसे आपने बोला कि जॉब्स, डेफिनेटली हिंदी से रिलेटेड देखिए हर फील्ड, हर क्रिएटिव फील्ड आपके लिए ओपन है। जिस भी क्रिएटिव फील्ड में, चाहे जैसे मैंने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाए या फिर कोई भी और चीज है, हिंदी आप बिल्कुल हिंदी के लिए वो ओपन है। आप कभी भी उसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रेज्यूमे में जरूर मेंशन कीजिएगा, वो ओपन है। उसके साथ में मैम पॉडकास्ट जो अभी हो रहे हैं, इवन की वॉइस ओवर्स, अगर आप घर में भी रहते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर की कई ऐसी वेबसाइट है, आपकी वॉइस कैसी भी हो, लेकिन अगर आप वॉइस ओवर देते ना, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं सिर्फ अपना वॉइस दे करके। वॉइस ओवर में उन वेबसाइट्स के अभी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आप वॉइस ओवर वेबसाइट्स दीजिए, वहां पे आप कैसे भी अपने वॉइस रिकॉर्ड करके रखिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे तेलुगु मलयालम मूवीज बन रही है, वो हिंदी में डब होगी, कार्टून कैरेक्टर्स हिंदी में डब होंगे। आप अगर पर्टिकुलरली आपका हिंदी में बहुत अच्छे, तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अदरवाइज हर ऑप्शन हर जगह अवेलेबल है, रेदर देन कि हाँ अगर किसी स्कूल में इंग्लिश टीचर की जरूरत है और अगर वो MA BA इंग्लिश ही मांग रहे हैं, और जहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज भी है, जहाँ पे अगर आपका मतलब जो गेस्ट में आप फ्रंट लाइन में वो वी कैन से कि आप जो क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे अगर आपको लगता है कि आपका स्पीकर जो है वो इंग्लिश स्पीकर होगा, है ना,
तो वहां पे आपको इंग्लिश आना जरूरी है। उसके लिए अगर आप उस फील्ड को चूज करते हैं तो पहले से ही उसकी प्रिपरेशन चालू कर दें, कि अदरवाइज हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 12th के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। मुझे होटल इंडस्ट्री में जाना है, मुझे एविएशन में जाना है, मुझे एयर होस्टेस बनना है, तो 12th के बाद हम लोग सबसे पहले गूगल करते हैं कि आसपास में सबसे अच्छे इंग्लिश की इंस्टीट्यूट कौन सा, हम वहाँ ज्वाइन करेंगे। आप इसे उस समय स्टार्ट करने से बेटर है कि मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेस पाना है तो एटलीस्ट 4 to 5 ईयर से पहले ही आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जब आप वो प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर देते तो जब आप उस गेट में जाते हैं, जब एंट्रेंस के गेट में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं हिंदी में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा या कंफर्टेबल बोलूंगा, या फिर अगर मिस्टेक होती है तो मैं उसे कवर अप कर पाऊंगा, राइट। तो हमें पता होता है ये मेरे चीज, में लेकिन भी अगर ये तो अगर यही चीजें अगर इंग्लिश में होती है तो मे बी हो सकता है कि थोड़ा सा हेजिटेट हो, ओके नहीं यार इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में करना है। परफॉर्मेंस प्रेशर तो होता ही है। अगर मैं बहुत ही फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैंने थाउजेंड्स प्लस स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, और मैंने कई सारी वर्कशॉप 200 प्लस वर्कशॉप होस्ट किए हैं। मैंने ऐसे भी वर्कशॉप्स किए हैं जहाँ पे हजारों लोग एक साथ बैठे होते हैं, बट स्टिल जो मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप होती है ना उसका थोड़ा सा प्रेशर होता ही है। जैसे लाइव आने से पहले थोड़ी सी हार्ट बीट आपकी बड़ी होती है, बट हाँ अगर आप प्रिपेयर्ड है ना तो आप ओवरकम करना सीखते हैं कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन अ 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड आप ओवरकम कर लेते हैं। और कितना भी बड़ा स्पीकर हो, अगर वो बोले मुझे डर नहीं लगता ना, तो मुझे लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है आपके अंदर में, और आप उसको फिर ओवरकम कितने, एक अच्छा स्पीकर सिर्फ ये चीज जानता है। मैं एक्चुअली वो डर को पॉजिटिव मानती हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल हमें वो डर नहीं है दैट मीन्स हम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं। तो जब हम बिल्कुल बिल्कुल ओवर हैं तो वो भी गलत बात है, वो भी गलत बात है। तो वो डर जो मैम, रहता है दैट पुशेस अस, वो हमें एक धक्का देता है कि नहीं आपको अच्छा करना है, तो उस डर के मारे बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि डर जो है हमें पॉजिटिविटी भी देता है। देखिए अगर अगर हमारे अंदर डर नहीं होता कि प्लेन क्रैश हो जाएगा हवा में या ब्लास्ट हो जाएगा तो हम पैराशूट बनाते ही नहीं। तो ये होता है कि कई बार जो डर होता है वो आपको डर आप ओवरकम करते हैं और उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल करके आते हैं। तो डेफिनेटली वो डर से हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ आप चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। और जैसे भी हम बीच में रहेंगे लाइव के बीच में, मैं आपको किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए ऐसी 3 टिप्स दे दूंगा जो आप कोई भी प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए वो हम कर सकते हैं। थोड़ी सी हाइब्रिड लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी इंग्लिश, इसलिए हम इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना हिंदी में। डेफिनेटली योगिता आपने बहुत सही बोला कि जब भी इवन कि अभी जो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है वो भी इंग्लिश और हिंदी में है, क्योंकि हम लोग पूरा हिंदी या पूरा इंग्लिश नहीं है, हमारा वो डेली का पार्ट नहीं है। अगर मैं पूरा इसको हिंदी में करना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कहीं पे भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना तो आपके लिए अपनी ऑडियंस को जानना जरूरी है। अगर मैं यही चीज अगर पूरा हिंदी में स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शब्द नहीं समझ में आएंगे। सही बात। ये हमारा एक है, मतलब एक एक कि प्रचलन ही बन चुका है कि हम हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स कर ही बोलते हैं। वैसे मैं अमिताभ बच्चन की हिंदी की रियली मैं बड़ी फैन हूँ, जिस हिसाब से वो बोलते हैं, मतलब वो अंग्रेजी भी इतनी खूबसूरत बोलते हैं और हिंदी का जब वो प्रयोग करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बस उनको मैं सुनते ही जाऊं। इतना अच्छा बोलते हैं वो, इतना अच्छा हिंदी, और वो एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं निकलता है उनके, मतलब समझो 50 अगर उन्होंने वाक्य बोले हैं तो कहीं एक जाके अंग्रेजी का शब्द होगा, बाकी एक इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अमिताभ बच्चन की जो मैंने बारे में जो स्टडी किया था वो बहुत हिंदी बुक्स रीड करते हैं। आप भी अपने हैबिट में हिंदी बुक्स रीड कीजिए। हिंदी जैसे आप कोई भी हम बुक्स रीड करते हैं, हम ट्रेनर्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम मेंटर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, है ना। सो हम लोग जब भी कोई बुक रीड करते हैं तो हम इंग्लिश वर्जन मैक्सिमम चूज करते हैं। अगर उसका इंग्लिश के साथ साथ अगर आप हिंदी वर्जन भी आप कैरी करते हैं, हिंदी पढ़ने की हैबिट डालते हैं, सो हिंदी पढ़ने की भी अगर हम हैबिट डालते हैं तो हमें पता चलेगा
हमारा वी कैन से हमारी वोकेबलरी एनहांस होंगी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम गूगल करके उसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। अभी क्या होता है, हम अपने बच्चों को, इवन कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने के चक्कर में, बेटा यू गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, अब वो बच्चा हिंदी कैसे सीखेगा? कैसे सीखेगा? सही कि बात। उसे आप बचपन से जैसा आप नरिश करोगे, आप हिंदी में, अगर हिंदी में भी बोलोगे, इंग्लिश में भी बोलोगे, दोनों लैंग्वेज से। मैं देखिए, मैं Absolutely. इंग्लिश को कहीं पे भी यहाँ पे डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा नहीं, हूँ। सही बात है। दोनों नहीं, दोनों की अपनी भाषा, ये अपनी ये भाषा है, हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। मतलब बचपन से ऐसा ही सिखाना चाहिए। और ऐसे में कई पेरेंट्स को जानती हूँ जो बोलते हैं कि अंग्रेजी तो वो आगे जाके स्कूल में सीख ही लेगा बच्चा, लेकिन हमें हमारे घर में हमारे बच्चों को हमारी भाषा सिखानी है। ऐसे भी पेरेंट्स, भाषा सिखानी चाहिए। यस ऐसे डेफिनेटली मैम, अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलना सिखाइए, मराठी बोलते हैं मराठी, तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी आपकी जो ये मदर टंग है वो तो आनी ही चाहिए। उसके बाद में हिंदी के बारे में उनको हिंदी में बुक्स पढ़ना सिखाइए, हिंदी में जो उनके साथ में ये रहते बातचीत वगैरह करने का, हिंदी में उनको बताइए कि इसको हिंदी में भी ये बोलते हैं। बच्चों को डोर 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 क्लोज करो, डोर ओपन करो, डोर क्लोज करो, डोर ओपन करो, देन उसके दिमाग में डोर बैठ गया। लेकिन आप उसे एक बार बताइए कि बेटा इसको दरवाजा है, दरवाजा है, और दरवाजा ओपन कीजिए, राइट। हम लोग ये बोलते हैं बेटा कोई भी चीज शट डाउन, शट अप, और लेकिन से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। और अगर हम उन्हें हिंदी में भी उनको उस चीज के बारे में बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो हम ही ये चीज नहीं करते और बाद में हम कंप्लेंट करते हैं, यार हमारा बच्चा हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, या ये भी, मतलब फिर वैसा तो कि वो कहीं पे भी नहीं हो पाता, वो एक जगह पे नहीं हो पाता, वो बैठ के रह जाए। सही बात है, सही बात है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी बातों से ये सीखने मिला है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, भले आप कोई भी भाषा आप बोलो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपने नॉलेज पे बेस होना चाहिए, ना कि नॉलेज पे बेस होना चाहिए। यस, नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस में जो आप एक्सपीरियंस करते हैं ना चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टीचर्स के लिए मैं स्पेशली अभी बात करना चाहूंगा। जैसे अगर टीचर्स होते हैं मैम, तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स जो होता है वो जाकर के बच्चों को सीधा या तो बुक से रीड करना सिखा देता है। बड़े बच्चों की, अगर मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, वो रीड करता है, रीड करके बोर्ड में एक्सप्लेन कर देता है और सिखा के चले जाता है। उसमें से आपने देखा होगा कि फिर कोई टॉपर निकल जाता है, किसी के परसेंटेज लेस रह जाते हैं। एक्चुअल में टीचर्स को सबसे इम्पोर्टेंट, टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टीचर है, टीचर्स को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। चाहे वो स्टूडेंट है, अभी पेरेंट्स भी इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर बच्चे, उनका लर्निंग पैटर्न्स क्या है, वो ऑडिटरी लर्नर है, वो विजुअल लर्नर है, या वो काइनेस्थेटिक लर्नर है। जैसे मान लीजिए कि मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ, मुझे प्रैक्टिकल करके चीजें समझ में आती है। आप मेरे सामने कितनी भी बुक रख दीजिए, कितनी भी नॉलेजेबल बुक रख दीजिए, मैं 5 मिनट में उससे बोर हो जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर वही चीज आप काइनेस्थेटिक मुझे प्रैक्टिकल करवा लीजिए, मुझे वीडियो दिखा दीजिए, तो मैं उसको घंटों बैठ करके और मेरे पूरे दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहले अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को ये समझिए कि वो लर्नर कैसा है। और फिर हम बोलते हैं यार वो क्या बोलते हैं, एकदम स्मार्ट बच्चा है, ये एकदम डल बच्चा है। बच्चे डल नहीं होते हैं, हमें पता करना होता है कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। सही बात। यही सेम छोटे बच्चों में भी यही होता है कि आप उनका लर्निंग स्टाइल पता कर लीजिए। जब वो एक्टिविटी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। इवन बड़ों के लिए तो कई सारे ऐसे टेस्ट है, आप उस जान सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये बस एक ऐसा ही ऐप है जो अभी फिलहाल मार्केट में आया है, जिसके साथ मैं जुड़ने जाने वाली हूँ, जो यही लर्निंग स्टाइल आपके बच्चों की क्या है, यही आपको बताता है। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम कि हम जाने कि अपने बच्चों में क्या मतलब है तो पॉजिटिव सब कुछ, लेकिन ज्यादा क्या है और कम क्या है। यू शुड नो दैट कि ऑडिटरी बच्चा है तो ये सुनकर सब सीखता है, या ये विजुअल बच्चा है देखकर सीखता है, या बच्चा है कि वो खुद प्रैक्टिकली चीजों को खुद करके वो सीखता है, ना देख के ना सुन के।
क्योंकि देखिए उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर अगर मैं आपको अभी पूछूं, मतलब सॉरी, अगर मैं खुद से पूछूं कि मुझे फिफ्थ से सेवन्थ एट्थ का ऐसा कौन सा मैथ्स का फॉर्मूला याद है या कौन से ऐसी साइंस की चीजें याद है, शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं राइट। मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ मैम। हाँ, लेकिन नहीं अगर यही मुझे, मुझे पूछे कि बच्चे आई एम इन कि द सेम बच्चे बोट। केजी वन में आपको क्या सिखाया था, तो मैं तुरंत चालू हो जाऊंगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को प्रैक्टिकली किया है। हम अपना हैंड मूवमेंट्स दिखाते थे, हम चीजों को एक्शन करते थे, जैक एंड जिल टेडी में बियर, कब टर्न हिम अराउंड। एक्शंस करके यस यस यस, वी यूज्ड टू डू द एक्शंस। तो क्या होता था, हम वहाँ पे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते थे, विजुअली इन्वॉल्व होते थे, एंड क्या वी कैन से, तो ऑडिटरी जो होता था उसमें इन्वॉल्व होते थे। हम जब तीनों चीजें वहाँ इम्प्लीमेंट करते थे तो हमको अभी भी वो चीजें याद है। लेकिन अभी आपसे परसों की कोई चीज पूछी जाए, आज की कोई पूछ चीज जाए, तो एक बार रिकॉल करना पड़ता है, यार ऐसा हुआ था क्या। तो काइंड ऑफ ये होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को समझें। यस। योगिता ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर हम अपनी मातृभाषा नहीं सीखेंगे तो 20 साल बाद दुनिया में बहुत से ऐसी लैंग्वेजेस है जो गायब हो जाएगी, उनका ऐसा बोलना है। डेफिनेटली जापान इज द वेरी वी कैन से द गुड एग्जांपल। जापानीज के आप जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे वो अपनी लैंग्वेज में ही बोलते हैं, वो इंग्लिश में बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब दुनिया को आपको जरूरत है तो आप ट्रांसलेट करो, उनका क्लियर है। जापानीज, आप जापानीज को देखेंगे, चाइनीज को देखेंगे, ये अपनी लोकल लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, उसी में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो हम क्यों हिंदी से इतना डरते हैं? हिंदी है हम, और एब्सोल्युटली। हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आप डेफिनेटली हिंदी को हमें प्रेफरेंस दें। कोई भी कंट्री में आप जाइए, जहां फॉर एग्जाम्पल ग्रीस, ग्रीस में वो लोग ग्रीक भाषा को ही महत्व देते हैं, फ्रांस में फ्रेंच भाषा को ही महत्व देते हैं। कोई उधर इंग्लिश में कोई नहीं कन्वर्स करता है, या कोई मतलब लोकल अगर हो तो वो फ्रेंच में ही बात करेगा एक दूसरे से, या फ्रेंच में ही उनकी जो पूरी जो उनका जो राज्यसभा और जो उनकी मतलब गवर्नमेंट है वो फ्रेंच में ही बात करती है, उनका पूरा कम्युनिकेशन फ्रेंच में होता है। ठीक है, हम जी, कंपेयर नहीं कर सकते हैं नहीं, हम। डेफिनेटली नॉट। दैट इज ओनली यूनी लैंग्वेज कंट्री, मतलब एक लैंग्वेज की कंट्री है। हमारे यहाँ जी, मतलब हजारों भाषाएं पांच हैं, हजार से ज्यादा लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस हैं, तो हम वैसे कंपेयर तो नहीं कर, मतलब सिर्फ हिंदी बोलना ऐसा भी नहीं है, मतलब कि नहीं, डेफिनेटली। यू कांट इम्पोज अ लैंग्वेज ऑन एवरीवन, लेकिन कोई एक कॉमन लैंग्वेज तो होनी चाहिए। एक देश में जी, एक कोई कॉमन लैंग्वेज तो होनी चाहिए, और अंग्रेजी क्यों, तो हिंदी। ऐसा मतलब यस मेरा ऐसा मैम। है। इवन इवन मैं अपने, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जब इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं या उनकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह की क्लासेस चलती है, तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि बेटा 3+1 का नॉलेज, 3+1 का जो वी कैन से फॉर्मूला हमेशा याद रखना। तो 3 आपकी यहाँ की इंग्लिश, हिंदी, या जो आपकी एक लोकल लैंग्वेज है ये, प्लस एक एडिशनल लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। विश्व की कहीं की भी एक लैंग्वेज है, आप जापानीज सीखिए, जर्मन सीखिए, या स्पेनिश सीखिए, चाइनीज सीखिए, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो आप सीखिए। राइट, देखिए हिंदी अगर आप जानते हैं तो आप 10 से 12 कंट्रीज में तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ की जैसे फिजी की आई थिंक फिजी की भी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, जहां तक कि मेरा रिसर्च है। आई एम नॉट श्योर, बट मैं एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, फिजी की जो है, शायद वो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और वहाँ पे यूज होती है। आई एम नॉट श्योर, मैं इस चीज को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा याद है। तो वी कैन गूगल इट, तो हमें पता चल जाएगा। अमेजिंग। और तो ऐसे ऐसे कई लैंग्वेज है। श्रीलंका में भी बहुत सारा हिंदी जानते हैं, क्योंकि जैसे मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, जब हम लोग टारगेट करते हैं कंट्री को तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हिंदी स्पीकिंग कंट्री है, और हम आगे अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए, नहीं, और इसलिए थोड़ा जब हम बहुत। एक भाषा सीखते हैं तो जी, केवल भाषा ही नहीं, लेकिन वो एक पूरा जो कल्चर है वो सीखते हैं। जी, एक माइंडसेट है, क्योंकि हर एक भाषा के साथ एक अलग मनस्थिति जुड़ी हुई है। तो जैसे जी, मैंने खुद ने फ्रेंच किया हुआ है, मैं फ्रेंच में एमए हूँ। तो जब हम फ्रेंच भाषा सीख रहे थे और फ्रेंच लिटरेचर जब मैंने सीखना चालू किया, तो जो मुझे सिर्फ भाषा का तो नॉलेज मिला ही मुझे, ठीक है, बोलने का तो मुझे जी, मिला, लेकिन उसके साथ जो थिंकिंग, जो कल्चर, जैसे जो लोग थे वो क्या सोचते थे, क्या वो
मतलब उनके मन में क्या था, कितने एडवांस थे, ये सब भी जानने मिलता है। तो अपनी पूरी दुनिया बिल्कुल। खुल जाती है, मतलब एक मेढक की यस, दुनिया डेफिनेटली। पूरी खुली हुई दुनिया है, बाहर की दुनिया, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी। और इवन कि मैं एक चीज ये चीज बोलना चाहूंगा कि अभी हमें मतलब ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे भारत की धरोहर है संस्कृत। हम्म। और संस्कृत अभी विलुप्त होने की कगार पे है। हम्म। लास्ट ईयर मैं इसके ऊपर मैं वर्किंग, मैंने खुद संस्कृत सीखना चालू किया यूट्यूब के थ्रू। एंड मैं मतलब मैं क्लासेस तो नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हम्म। जॉब एंड बाकी सारी चीजों के कारण, बट मेरे को संस्कृत सीखना है। और मैंने लास्ट ईयर नेशनल लेवल संस्कृत हैंडराइटिंग कंपटीशन, इंडिया का पहला संस्कृत हैंडराइटिंग कंपटीशन हमने होस्ट किया लास्ट ईयर। और वाह, हमें बहुत रिस्पांस आया, बहुत रिस्पांस आया। बहुत सारे स्कूलों ने बोला कि यार ये सर हम पहली बार देख रहे हैं कि संस्कृत का हैंडराइटिंग कंपटीशन। बहुत तो अच्छी बात। सी ये मैं ये सोचता हूँ कि ये अगर आइडिया अगर आप कॉपी कर सकते हो या ये आइडिया में एनहांस करके अमेंडमेंट करके ला सकते हो, आई अप्रिशिएट। उस समय मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि गौरव बैस के नाम पे टैग होना चाहिए कि गौरव बैस ने किया था। मैं ये चाहता हूँ कि आप और करें, संस्कृत, अपने बच्चों को संस्कृत सिखाना चालू करें, क्योंकि नासा भी इन फ्यूचर संस्कृत को अडॉप्ट कर लेगा। ये आप गूगल कर सकते हैं, ये रिसर्च कर सकते हैं, नासा भी इसको संस्कृत को अडॉप्ट पर करने वाला है। आपको ये बात मालूम है कि जो जर्मनी है वो यस। आयुर्वेदा सीखने के लिए हमारे बहुत सारे जो संस्कृत पंडित हैं उनको जी, बुला रही है, उनको स्पॉन्सर कर रही है, ताकि वो डेफिनेटली। आयुर्वेद का नॉलेज वहां पे उनको दे सके। तो मैम मैंने एक और कहीं पढ़ा था, जैसे आपने बोला कि फॉरेन कंट्री की लुफ्तांसा, एक फेमस एयरलाइन कंपनी है लुफ्तांसा, आपने नाम सुना होगा। यस, ऑफ उसकी कोर्स। संस्कृत अनुवाद है लुफ्त हंस। इंडिया में एक व्हाइट हंस पाया जाता था, हाँ। लुफ्त हंस, वो अभी नहीं होता है इंडिया में। तो हाँ। लुफ्तांसा मैंने ये कहीं सुना है, मतलब मैं यूट्यूब में आई थिंक मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, तो मुझे ये तब पता चला कि लुफ्तांसा वहां से जो एक वेबसाइट है, लुप्त हंस, लुप्त मतलब विलुप्त होना, गायब होना, और क्या? हंस जो वो है। तो लुफ्तांसा एयरलाइन, इतनी बड़ी जो एयरलाइन है, दुनिया की टॉप की एयरलाइन में से एक है, उसका नाम हमारे संस्कृत से लिया गया है। वाह। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। तो हिंदी, वी कैन से कि संस्कृत का जो बेबी है वो हिंदी है। तो हमें संस्कृत से स्टार्ट करके हिंदी को और प्रबल करना चाहिए, उसे और अच्छा करना चाहिए, मुझे हमें ऐसा लगता हमारी भाषा पे गर्व होना चाहिए, हमें हमारी भाषा सीखनी चाहिए, हमें है। हमारी बिल्कुल। भाषा के माध्यम से हमारा जो कल्चर है उसे जानने की, उसको पहचानने की, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ना केवल निजी जिंदगी में, लेकिन इवन प्रोफेशनल लाइफ में हमें हिंदी का प्रयोग डेफिनेटली करना ही प्रोफेशनल लाइफ चाहिए। में। यस, प्रोफेशनल लाइफ में बैक टू द स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करेंगे तो ही इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। ऐसा कोई भी ये रिटन रूल नहीं है। आप हिंदी में प्रिपेयर कीजिए। मैंने जैसा कहा कि रेज्यूमे में आप अपना जो प्रेफरेंस है वो वैसा सेट कीजिए कि हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपका जैसा भी प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको सेट कीजिए। इंटरव्यू के लिए चाहिए, कॉपी मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, नोट्स अपना खुद से प्रिपेयर कीजिए एटीट्यूड जैसा। अपना एटीट्यूड एकदम सही रखिए। और बिल्कुल। हाँ, और मतलब ठीक है, नहीं आती है तो बोल देना चाहिए कि डेफिनेटली विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, इफ यू डोंट नो एनी आंसर, कि आप नहीं जानते तो आप सीधा बोलिए सॉरी सर आई डोंट नो। तो वो सामने वाला समझ जाता है, ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मुझसे, मैं इतनी चीजें जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, लेकिन शायद मैम अभी ऐसा एक क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं पता हो, तो मैं सीधा बोल दूंगा सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसके बारे में जरूर पता करके बताऊंगा, स्टडी करके बताऊंगा। एक्सेप्ट दैट थिंग इफ यू नो, एक्सेप्ट दैट, प्रेजेंट दैट इफ यू डोंट नो। अगर आप नहीं जानते तो एक्सेप्ट दैट कि आप नहीं जानते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। यस मैम। मेरा भी पहला इंटरव्यू हुआ हिंदी में। मैं जी। फ्रेंच में भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन मैं हिंदी में पहली बार इंटरव्यू ले रही हूँ। चलो, दे नहीं रही हूँ लेकिन ले रही हूँ। तो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैम सेम हियर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मैनी। मैम अगर अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं जाते जाते एक कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा बहुत ही शॉर्ट टाइम एब्सोल्युटली, में। एब्सोल्युटली, प्लीज। ये सारे टीचर्स के लिए है, या वो लोग जो कहीं पे भी प्रेजेंटेशंस देते हैं।
मुझे ये पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशंस की प्रिपरेशन कैसे करें या उसका बेस या कैसे बनाएं। तो दोस्तों फिर मैं हमेशा 3 नंबर, क्योंकि 3 तारीख मेरा 3 अक्टूबर मेरा बर्थडे है, तो मैंने 3 का हमेशा फॉर्मूला बनाता हूँ मैं। तो 3 नंबर का मैंने उसमें बनाया। जब भी आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करें तो ध्यान रखिएगा कि ये 3 चीजों का, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाट बेनिफिशियल। सो आप कभी भी बात कर रहे हैं तो आप क्या नया बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट टाइम ये इंटरव्यू करें तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट ना करें, है ना। तो ये होगा न्यू। आप हर बार जब भी किसी भी बारे में बात करें तो पब्लिक को जो नहीं पता है वो दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब ऐसा आपने एक ऐसे लिख रहा है और ऐसे की तरह जो आपको गूगल करके मिल गया वही आपने बोलना चालू कर दिया। नहीं, आप नया क्या दे रहे हो, नया क्या है वो दीजिए। व्हाट्स इंपॉर्टेंट, अगर मेरी ऑडियंस जो मुझे सुन रही है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो मैं 1 घंटा भी यहाँ पे बकबक करके चले जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है उस बात का, राइट। सो सेकंड थिंग मुझे ये ध्यान रखना होगा कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड थिंग जो मुझे ध्यान रखनी है व्हाट बेनिफिशियल। अगर मैं मेरी ऑडियंस को यहाँ पे कुछ भी बता रहा हूँ तो क्या ये टिप्स उनके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर जब भी मैं ये प्रिपरेशन, मैं अपना जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ, ये 3 चीजें ध्यान रखता हूँ, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाट बेनिफिशियल। ये 3 चीज को अगर मैं ध्यान रख करके अपना प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरे प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी यूजफुल, वेरी थैंक यू बेनिफिशियल। सो मच। And it was absolutely a pleasure interacting with you. And thanks to Preeti, I think, who connected us. So if Preeti is listening, Preeti, and थैंक hoping that we connect again on some other topic, interesting topic. श्योर डेफिनेटली। स्टूडेंट से रिलेटेड हम किसी भी टॉपिक पे कभी भी हम आ सकते हैं। जैसे ही आप ये इनिशिएटिव चला रहे हैं जो अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आई रियली इम्प्रेस। और मैंने मतलब लिटरली जैसे मुझे ये फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, मैंने प्रीति को तुरंत ही यहाँ बोला कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि आई वांट कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज शेयर कर पाए, एंड नॉलेज इज ऑल अबाउट शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, जिस प्रकार से आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया आपकी स्माइल ने। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने ईज में मेरा भी इंस्टाग्राम इंटरव्यू इतने ईज में लेकर के गए आप। तो मैं भी नाउ आई कैन रिलैक्स कि ओके दिस इज समहाउ इट्स वेरी गुड। Yes, absolutely. Thank you so much for connecting. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye everyone. Thank you so much for your time and thank you. Connect with us. Bye bye.